हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 33 स्टेट लेजिस्लेचर लक्ष्मीकांत से। तो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर आप देखें तो ये ऑक्यूपाई करते हैं एक प्रीमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेट के अंदर में। आर्टिकल 168 टू 212 तक पार्ट 6 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर किस तरीके से होंगी स्टेट लेजिस्लेचर की। ये सिमिलर हैं जैसे हम पार्लियामेंट के बारे में अभी पढ़ कर आ रहे हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि पार्लियामेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करा है। ओके तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट लेजिस्लेचर के, क्योंकि जो काफ़ी सारे जो स्टेट है उसमें यूनिकैमुलर सिस्टम है, लेकिन और काफ़ी सारे जो स्टेट हैं जिनमें बाइकैमुलर सिस्टम है। एट प्रेजेंट 2019 तक ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर में 2 सदन देखने को मिलते हैं, यानी कि बाइकैमुलर है। ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये और जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो एबोलिश कर दी गई जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू, और जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 है वो अभी तक हैज़ नॉट कम इनटू फोर्स। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे आंध्र प्रदेश की वो रिवाइव करी गई आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के थ्रू। और जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का वो प्रोवाइड करता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मध्य प्रदेश के अंदर में। हाउएवर जो एक नोटिफिकेशन है जो कि एक्ट में लिखा है सब चीज़ को वो बनाया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के, ठीक। और सो फार नो सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन मेड। और जो मध्य प्रदेश है उसमें कंटिन्यू अभी तक आपको एक सदन ही देखने को मिलेगा। और जो 22 स्टेट्स हैं उनमें आपको यूनिकैमुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। हेयर द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट, इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर में। और अगर आप देखेंगे इन स्टेट हैव बाइकैमुलर सिस्टम, तो उसके अंदर में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वो कंसिस्ट करता है किसको, गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ओके और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको विधान परिषद कहा जाता है, जो कि एक अपर हाउस है, सेकंड चैम्बर होता है और जो हाउस ऑफ एल्डर्स होता है। वाइल जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको विधानसभा कहा जाता है, ये लोअर हाउस होता है, फर्स्ट चैम्बर होता है ये, और पॉपुलर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एबोलिशन और क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के अंदर में। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो एबोलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को और क्रिएट कर सकता है जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ़ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो कंसर्न स्टेट की वो पास कर देती है रिजोल्यूशन इस चीज़ के लिए, और ये जो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन है ये पास करा जाना चाहिए स्टेट असेंबली की स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। ये वो मेजोरिटी है जिसमें कि जो टोटल मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो टोटल मेंबरशिप होती है असेंबली की, एंड जो मेजोरिटी होगी वो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर होगी असेंबली के, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसको इज़ नॉट डीम टू बी एज अमेंडमेंट टू द, मतलब इसको एज एन अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, एंड ये पास करा जाएगा एक ऑर्डिनरीली पीस के थ्रू लेजिस्लेशन के बाय सिंपल मेजोरिटी। और जो आइडिया है कि हैविंग अ सेकंड चैम्बर इन द स्टेट, ये क्रिटिसाइज करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन द ग्राउंड डेट ये जो है इट वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये डिलेड लेजिस्लेटिव प्रोसेस है एंड ये एक एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है। कॉन्सिक्वेंटली जो प्रोविज़न है वो बनाए गए एबोलिशन क्रिएशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो कि इनेबल करता है स्टेट को कि उनका एक सेकंड चैम्बर होगा एंड ऑन नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विलिंगनेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे आंध्र प्रदेश है उसको मिली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि क्रिएट हुई 1957 में, एंड ये सेम एबोलिश हुई 1985 में। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे आंध्र प्रदेश में वो अगेन रिवाइव हुई 2007 में, जैसे इनेक्टमेंट होता आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट हुआ 2005 का। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तमिलनाडु की वो एबोलिश हुई 1986 में, जो कि डेट ऑफ पंजाब एंड वेस्ट बंगाल इन 1969। और इन 2010 जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी रहती है स्ट्रेंथ, जैसे कि 500 से 60 के बीच में रहती है, यानी कि 60 to 500 वेरी करेगी ये पॉपुलेशन साइज पे स्टेट के, कि जो पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा के केस में
ये मिनिमम है 30 और मिजोरम एंड नागालैंड के केस में 40 एंड 46 है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के सिक्किम एंड नागालैंड में वो इलेक्टेड हैं इनडायरेक्टली, और जो नॉमिनेटेड मेंबर अगर देखा जाए तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेट करे जाते मेंबर। ये पहले 1960 में 10 सालों के लिए लाया गया था, लेकिन अगर आप देखें तो फिर बाद में हर 10 सालों के लिए कंटिन्यूसली रिन्यू करा जाने लगा, और 95th अमेंडमेंट ने 2009 में दोबारा से रिन्यू करा 2020 तक। लेकिन अगर आपको पता हो तो अब ये हटा दिया गया प्रोविजन। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर देखा जाए तो फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द असेंबली, तो हर एक जो स्टेट है वो डिवाइडेड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और जो डिमार्केशन करा गया है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो इस मैनर में करा गया है कि जो रेशियो है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड जो नंबर ऑफ सीट अलॉटेड है इनको, वो सेम है थ्रू आउट द स्टेट। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में। स्टेट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन का, मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन एस्कर्टेंट एट लास्ट प्रेसिडिंग सेंसस, यानी कि वो ये कि जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ है उसके बेसिस पे मतलब जो सीट्स हैं वो एलोकेट करी गई, मतलब स्टेट्स को एक तरीके से वो डिपेंड करा जाता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह जो बैठता है। ठीक, रीएडजस्टमेंट होता है आफ्टर ईच सेंसस इनकी हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स असेंबली के अंदर में स्टेट के अंदर में, जो डिवीजन होगा एक स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर्ड है कि वो डिटरमाइन करेगा अथॉरिटी एंड जो भी मैनर में उसको बनाया जाएगा। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 62, 72, 2002 फॉर दिस पर्पस। 2024 में यूपीएससी के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, तो उसने एक फ्रोजन कर दिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स को असेंबली में हर एक राज्य के लिए एंड डिवीजन जो है इन स्टेट्स का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टिल 2000 किस टिल 2000 टिल द ईयर 2000 एट द 1971 लेवल, यानी कि उसकी पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग 1971 के। और इसने बैन भी कर दिया फिर रीएडजस्टमेंट, जो कि एक्सटेंड हुआ अनदर ईयर के लिए अप टू ईयर 2026 तक वो चलेगा। और ये एक्सटेंड करा गया था 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2026 में बैठेगा, मतलब बैठ गया 2026 में उसका अरेंजमेंट होगा। ठीक अभी आपको पता काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी चल रहा है इस चीज़ को लेके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही कि पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई है तो रीएडजस्टमेंट होना जरूरी है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने एम्पावर करा गवर्नमेंट को कि वो अंडरटेक कर सकता है, रीएडजस्टमेंट कर सकता है, रेशनलाइजेशन कर सकता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक स्टेट में किस बेसिस पे पॉपुलेशन फिगर के 1991 सेंसस के लेटर जो 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 का उन्हें प्रोवाइड करा डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किस बेसिस पे 2021 सेंसस पे एंड नोट 1991 सेंसस। हाउएवर ये करा गया बिना किसी को बिना ऑल्टर करे टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। रिजर्वेशन जो है सीट्स का फॉर एससी एंड एसटी का अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट्स का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए असेंबली में जो ईच स्टेट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। ओरिजिनली जो ये रिजर्वेशन है वो ऑपरेट करा गया 10 सालों के लिए, फिर बाद में, लेकिन आपको पता है रिजर्वेशन आज भी चले ही जा रहा है। ठीक, हर 10 साल कर करके आज तक रिजर्वेशन कभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये भी 95th अमेंडमेंट 2009 के थ्रू 2020 तक रिजर्वेशन बढ़ाया गया, लेकिन आपको पता है ये ख़त्म होने वाली चीज़ अब है नहीं। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो जैसे कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके अंदर में डायरेक्टली इलेक्टेड करे जाते हैं पीपल, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल। काउंसिल के अंदर में ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काउंसिल की भी वो फिक्स्ड रहती है कि ये 1/3 रहेगी टोटल स्ट्रेंथ की असेंबली के, एंड जो मिनिमम स्ट्रेंथ है उसकी 40 है। इसका मतलब ये कि जो साइज़ है वो काउंसिल को डिपेंड करता है, साइज ऑफ द असेंबली उस कंसर्न स्टेट के। और ये करा जाता है इंश्योर करने के लिए एक प्रीडोमिनेंस डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस के इन द लेजिस्लेटिव अफेयर ऑफ द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करा था मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट एंड एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। मैनर ऑफ इलेक्शन अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें अगर देखेंगे तो 1/3 जो है वो इलेक्ट करे जाएंगे मेंबर्स लोकल बॉडीज से इन द स्टेट, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह से। 1/12 इलेक्ट होंगे ग्रेजुएट्स जो कि हर ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग जो कि रह रहे हैं स्टेट के अंदर में। 1/12 इलेक्टेड करे जाएंगे टीचर्स ऑफ 3 ईयर्स जो कि स्टेट्स में है, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल से कम के नहीं होने चाहिए वो जो टीचर्स हैं।
1/3 है वो इलेक्टेड करे जाएंगे मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंगेस्ट पर्सन जो कि मेंबर नहीं बन पाए हैं असेंबली के, और जो रिमेन है वो नॉमिनेट करे जाएंगे किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, जिनको एक स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज का। 5/6 मेंबर हैं जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, एंड 1/6 जो कि नॉमिनेटेड है गवर्नर के द्वारा, और जो मेंबर है वो इलेक्टेड है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो बोनाफाइड और प्रोपराइटरी है गवर्नर के नॉमिनेशन के, इन एनी केस वो चैलेंज नहीं करी जा सकती किसी भी कोर्ट में। और जो स्कीम है कंपोजिशन की लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो लेट डाउन करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल, और जो पार्लियामेंट है वो ऑथोराइज है कि मॉडिफाई कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। हाउवर अभी तक इस चीज़ को इनेक्ट नहीं करा गया है। और ड्यूरेशन क्या रहेगी दोनों सदनों की, ड्यूरेशन देखी जाए असेंबली की तो जैसे लोकसभा है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है वो एक वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। इसका जो टर्म है नॉर्मली 5 ईयर का देखने को मिलेगा जब से उसकी फर्स्ट मीटिंग हो जाएगी जनरल इलेक्शन के बाद में। और जो एक्सपायरेशन है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर वो ऑपरेट करेगा एज अ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन असेंबली का। हाउवर जो गवर्नर है वो ऑथोराइज्ड है कि वो डिसोल्व कर सकता है असेंबली को किसी भी समय पे उसके कंप्लीट होने से पहले 5 साल को, ठीक, और फिर वो फ्रेश सिलेक्शन हो जाएंगे। फर्दर जो टर्म है असेंबली की वो एक्सटेंड हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट के लॉ के अनुसार, बट एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, और फिर वो उसको इंडेफिनेटली किसी भी समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बट एक बार में 1 साल के लिए। हाउवर जो एक्सटेंशन है वो कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर तक ही वो चलेगी जो पार्टी है जो रूल कर रही है। इसका मतलब है कि असेंबली जो है वो रिलेक्ट होकर आएगी विद इन 6 मंथ जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। ड्यूरेशन क्या काउंसिल का, जो जैसे राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, और अगर देखा जाए तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ठीक, उसको डिसोल्यूशन नहीं करा जा सकता, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं है। तो जो 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं हर एक मतलब सेकेंड ईयर में, वो फरवरी सेकेंड ईयर। सो जो मेंबर है वो कंटिन्यू करते हैं 6 सालों के लिए, और जो वैकेंट सीट है वो फिल करी जाती है फ्रेश सिलेक्शन के थ्रू, नॉमिनेशन करा जाता है गवर्नर के द्वारा एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए एंड री नॉमिनेशन के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन जो कि चूज करा जाएगा एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कौन होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ, यानी कि उसको ओथ लेनी पड़ेगी ऑफिस में आने से पहले, ठीक। ऑथराइज बाय इलेक्शन कमिश्नर फॉर दिस पर्पस इन इज ओथ और अफर्मेशन। वो क्या करता है कि वो बियर करता है ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड करेगा सोवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी इंडिया की। और वो अगर देखा जाए तो वो 30 साल का होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में, और 25 साल से कम का नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली वाले केस में। और ये पजेस करना चाहिए कुछ अदर क्वालिफिकेशन जो कि प्रिस्क्राइब करी गई पार्लियामेंट के द्वारा। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो लेट डाउन करता है फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो जो एक पर्सन है वो इलेक्ट होगा टू द लेजिस्लेचर काउंसिल, वो एक इलेक्टर होना चाहिए फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, एंड क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द गवर्नर नॉमिनेशन, एंड ये एक रेसिडेंट होना चाहिए इन द कंसर्न स्टेट। और जो पर्सन है इलेक्ट होगा टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वो एक इलेक्टर होता है फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट, और ये एक मेंबर होता है शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब का। इफ़ वो अगर कंटेस्ट होना चाहे, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट अ सीट जो कि रिजर्व फॉर देम, ठीक। इफ हावर जो मेंबर है शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का वो भी कंटेस्ट कर सकता है सीट, उस सीट पे भी इलेक्शन जो जिस सीट पे वो रिजर्व नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो पर्सन है वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, ठीक, फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेप्ट डेट ऑफ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस जो कि एग्जाम्प्ट करे गए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। इफ़ ही वन साउंड माइंड देखने को मिलता है, ठीक, एंड स्टैंड्स जो कि डिक्लेयर करा जाए कोर्ट के द्वारा। इफ़ वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वगैरह है, इफ़ वो सिटीजन नहीं है इंडिया का और वॉलेंटरीली उन्हें एक्वायर करी सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, और ये अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट इफ़ वो डिस्क्वालीफाइड है अंडर एनी लॉ जो कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब करे नंबर ऑफ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, ये सिमिलर है पार्लियामेंट की तरह जो कि मेंशन है जैसे
ये मतलब गिल्टी नहीं होना चाहिए सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस में, करप्ट प्रैक्टिसेस में, ये कन्विक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी ऑफेंसेस में जिसमें कि उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा मिली हो। बट जो डिटेंशन है और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं है। और उसको ही मस्ट नॉट फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंस विद इन द टाइम, ठीक। और उसमें ही मस्ट नॉट हैव, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क में और सर्विसेज में। मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं पाया जाना चाहिए। और वो कोई डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए जो कि होल्ड करे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इन कॉरपोरेशन जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो हैज़ एट लीस्ट 25% शेयर। ही मस्ट नॉट हैव डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज से डिसमिस नहीं होना चाहिए फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। और कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी डिफरेंट ग्रुप और द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। और उसका वो पनिश नहीं होना चाहिए फॉर ब्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम, जैसे कि वन टचेबिलिटी वगैरह के लिए, डोरी के लिए, सती के लिए। ऑन द क्वेश्चन वेदर जो मेंबर है वो सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, तो गवर्नर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। हाउएवर जो है ये ऑब्टेन करना चाहिए एक ओपिनियन, मतलब हाउएवर ही शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जो गवर्नर है वो इनकी भी ओपिनियन ले सकता है। जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ले डाउन कर रखे हैं कुछ डेटा पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। तो जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर 10th शेड्यूल वो डिसाइड करा जाता है चेयरमैन के द्वारा। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो स्पीकर के द्वारा, वो सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर के द्वारा, ना कि गवर्नर के द्वारा डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। और इन 1992 तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि जो डिसीजन है चेयरमैन स्पीकर का इन दिस रिगार्ड वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ऑथर फॉर्मेशन यानी कि हर एक जो मेंबर है इधर हाउस कोई से कभी चाहे लेजिस्लेचर को, तो उसको ऑफिस में आने से पहले वो वही ओथ वगैरह लेनी पड़ती है, ठीक, कि वो बियर करेगा ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अपहोल्ड करेगा सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज करेगा ड्यूटी ऑफ ऑफिस अनलेस अ मेंबर टेक्स ओथ, ये वोट नहीं कर सकता एंड पार्टिसिपेट, ही कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड वो एलिजिबल नहीं हो सकता टू द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। और जो पर्सन है वो लायबल है पेनल्टी कितने 500 रुपये फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट एज अ मेंबर इन अ हाउस before taking and subscribing the prescribed oath or affirmation, or where he knows that he is not disqualified or he is disqualified for its membership, or when he knows he is prohibited from sitting or voting in the house by virtue of any law made by parliament or the state legislature, ठीक। तो 500 रुपये का फाइन लगेगा हर दिन के हिसाब से। और अगर जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो एंटाइटल है कि वो रिसीव करे ये सैलरीज एंड अलाउंसेस टाइम टू टाइम जो कि डिटरमाइन करी जाती हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। वैकेशन ऑफ सीट इन द फॉलोइंग केसेस, जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो वैकेट करता है अपनी सीट, जैसे कि डबल मेंबरशिप, यानी कि जो पर्सन है वो मेंबर नहीं हो सकता दोनों सदनों का स्टेट लेजिस्लेचर के एक समय पे। इफ़ अगर जो पर्सन है वो इलेक्टेड होता है दोनों सदनों में तो उसको एक सदन की जो सीट है वो वैकेट करनी पड़ेगी, ठीक। और डिस्क्वालिफिकेशन इफ अगर जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो बन जाता बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, यानी कि वो सदन से उसको निकाल दिया जाएगा। रेजिग्नेशन यानी कि कोई भी मेंबर जो रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग टू चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में रेजिग्नेशन देना होगा, काउंसिल में चेयरमैन को देना होगा, ठीक। फिर वो सीट खाली हो जाती है जैसे उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एब्सेंस यानी कि जो कोई भी हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर को वो डिक्लेयर कर सकता है जो सीट है मेंबर की वैकेंट इफ़ अगर वो एब्सेंट देखने को मिलता है हर एक मीटिंग से फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज बिना किसी परमिशन के। अदर केसेस देखा जाए तो जो मेंबर है उसको वैकेट करनी पड़ती है सीट इन आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ जो इलेक्शन है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है वॉइड बाय द कोर्ट, या उसको एक्सपेल कर दिया जाता है हाउस के द्वारा, या वो इलेक्टेड हो जाता है टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या वो अपॉइंट हो जाता है टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी हाउस स्टेट लेजिस्लेचर के उनका खुद का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। देयर इज ए स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो एक पैनल है चेयरमैन का फॉर द असेंबली एंड द पैनल जो है वो वाइस चेयरमैन का फॉर द काउंसिल है इज ऑल्सो अपॉइंटेड। स्पीकर जो है असेंबली का,
तो जो स्पीकर वो इलेक्ट करा जाता है असेंबली के द्वारा इट सेल्फ फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। यूजुअली जो स्पीकर है वो रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली। हाउएवर ये वैकेट कर सकता है ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। इफ अगर वो इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, या वो रिजाइन कर देता है या रिमूव कर दिया जाता है रेजोल्यूशन, अगर कोई भी पास कर दिया जाता है मेजोरिटी के द्वारा जो मेंबर्स हैं वहाँ पे उनके। और ये जो रेजोल्यूशन है वो कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 डेज का नोटिस देने के बाद ही आप वो रेजोल्यूशन पास करा सकते हैं। जो स्पीकर है उसके फॉलोइंग पावर एंड ड्यूटीज़ होती हैं, ये मेंटेन करता है ऑर्डर एंड डेकोरम असेंबली में फॉर कंडक्ट करने के लिए बिजनेस एंड रेगुलेट करने के लिए प्रोसीडिंग, और ये जो है इसका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड। ये फाइनल इंटरप्रिटेटर होता है प्रोविजन का, जस्ट लाइक जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रूल ऑफ प्रोसीजर का एंड कंडक्ट का बिजनेस ऑफ असेंबली का एंड जो लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट होते हैं विद इन द असेंबली। ये एडजन करता है असेंबली को और सस्पेंड करता है मीटिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम, और ये वोट नहीं करता इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट ये एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई। अलाउ करता है एक सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। ये डिसाइड करता है वेदर जो विल है वो मनी विल है और नॉट, और इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ये डिसाइड करता है क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द असेंबली जो कि राइज होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। ये अपॉइंट करता है चेयरमैन जितने भी कमेटीज के होते हैं असेंबली के, एंड सुपरवाइज करता है उनका फंक्शन। ये हिमसेल्फ चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एंड रूल कमेटी का एंड जनरल पर्पस कमेटी का। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ असेंबली, तो अगर आप देखेंगे जैसे स्पीकर होता है तो डिप्टी स्पीकर जो इलेक्ट करा जाता है असेंबली के द्वारा इट सेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर इलेक्टेड होता है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर जो कि टेक प्लेस होते हैं लाइक द स्पीकर। तो डेप्यूटी स्पीकर है वो रिमेन इन ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली। हाउएवर वो वैकेट कर देता है अपना ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली, इफ़ अगर वो रिजाइन कर दिया जाता है बाय राइटिंग टू द स्पीकर, इफ़ अगर वो रिमूव कर दिया जाता है बाय रेजोल्यूशन पास करा जाता है मेजोरिटी के द्वारा, फॉल देन मेंबर ऑफ द असेंबली। ये जो रेजोल्यूशन है वो मूव करा जाता है ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। जो डिप्टी स्पीकर होता है वो परफॉर्म करता है ड्यूटीज़ ऑफ द स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज़ वैकेंट, और ये एक्ट करता है एज द स्पीकर when the latter is absent from the sitting of assembly. In both the cases he has all the power of the speaker। जो speaker nominate होता है from amongst the member of a panel of chairman and any one of them can preside over the assembly if अगर in the absence of the speaker or the deputy speaker। और इसमें अगर आप देखेंगे सेम पावर देखने को मिलते हैं as the speaker when so presiding। ये होल्ड करता ऑफिस until a new panel of chairman is nominated। चेयरमैन ऑफ काउंसिल अगर देखा जाए तो जो चेयरमैन है वो इलेक्ट कर दिया जाता है काउंसिल के द्वारा इट सेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, और द चेयरमैन है वो वैकेट करता है इसका ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, इफ वो रिजाइन कर देता है बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी चेयरमैन, इफ अगर रिमूव कर दिया जाता है उसको रेजोल्यूशन पास करके बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, या जो रेजोल्यूशन है वो मूव करा जाता है ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो द पावर एंड जो फंक्शन है चेयरमैन के इस काउंसिल में सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर इन द असेंबली। हाउएवर जो स्पीकर है स्पेशल पावर आपको देखने को मिलेगी विच इज़ नॉट एंजॉयड बाय द चेयरमैन, और जो स्पीकर है वो डिसाइड करा जाता है वेदर जो विल है वो मनी विल और नॉट, एंड इसका जो डिसीजन है वो ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। और जो सैलरीज एंड अलाउंसेज है स्पीकर की एंड जो डिप्टी स्पीकर के असेंबली के एंड चेयरमैन के एंड डिप्टी चेयरमैन के काउंसिल का फिक्स करी जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ये चार्ज होते हैं on the consolidated fund of the state and thus are not subject to the annual vote of the state legislature। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल यानी कि चेयरमैन की तरह ही अगर आप देखेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन है वो इलेक्ट करा जाता है काउंसिल के द्वारा मेंबर्स के बीच में से ही, और जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो वैकेट करता है अपना ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस। इफ़ अगर इफ़ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, इफ़ रिजाइन कर दिया जाता है बाय राइटिंग टू द चेयरमैन, इफ़ अगर रिमूव कर दिया जाता है रेजोल्यूशन पास करके बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल, और ये रेजोल्यूशन है मूव होता है ओनली आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। जो डिप्टी चेयरमैन है परफॉर्म करता है ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन ऑफिस जिस टाइम पे वैकेट रहता है, और ये एक्ट करता है एज द चेयरमैन जिस टाइम पे द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द काउंसिल। इन बोथ द केसेस ही हैज़ ऑल द पावर ऑफ द चेयरमैन। द चेयरमैन है वो नॉमिनेट होता है फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन and any one of them can preside over the council in the absence of chairman or the deputy chairman।
और उसके सेम पावर देखने को मिलेगी एज द चेयरमैन जिस टाइम पर प्रिसाइड करता है, और ये होल्ड करता है ऑफिस अंटिल न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इज नॉमिनेटेड। सेशन अगर देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर का समनिंग, यानी कि जो गवर्नर है वो टाइम टू टाइम समन करता है ईच हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मिलने के लिए, और जो मैक्सिमम गैप है दोनों सदनों के बीच में वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं रह सकता। डैट इज़ की जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो मिलेगा 1 साल में 2 बार, और जो सेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का उसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स होती हैं। एडजर्नमेंट अगर देखा जाए तो ये यानी कि ये सस्पेंड कर दिया जाता है इसका वर्क इन अ सेटिंग एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जो कि घंटों के लिए हो सकता है, दिन के लिए हो सकता है, हफ्तों के लिए हो सकता है। एडजर्नमेंट साइन एंड डाइन का मतलब ये होता है कि टर्मिनेट कर दी जाती है सेटिंग स्टेट लेजिस्लेचर की इंडेफिनेट पीरियड के लिए, और जो पावर होती है एडजर्नमेंट की वो एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन एंड डाइन की वो लाई करते हुए द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर और जो चेयरमैन है वो डिक्लेयर करता है हाउस एडजर्नमेंट साइन एंड डाइन जिस टाइम पे जो बिजनेस है सेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज तो जो गवर्नर है वो इशू करता है एक नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हार्वर्ड जो गवर्नर है वो ऑल्सो प्रोरोग करता है हाउस को, जो कि सेशन में होता है अनलाइक एन एडजर्नमेंट, एंड प्रोरोगेशन टर्मिनेट करता है सेशन ऑफ द हाउस। डिसोल्यूशन, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस है एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ओनली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है। अनलाइक अ प्रोरोगेशन जो एक डिसोल्यूशन वो एंड कर देता है वेरी लाइफ एंड द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, एंड जो न्यू हाउस है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड हेल्ड, मतलब वो हो जाता है जब जनरल इलेक्शन। जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू लैप्सिंग ऑफ बिल ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, उसमें क्या है कि जो कोई भी बिल जो कि पेंडिंग होता है असेंबली के अंदर में वो लैप्स हो जाता है, वेदर वो ओरिजिनेट हुआ इन द असेंबली और ट्रांसमिट करा गया काउंसिल के द्वारा, या कोई भी बिल पास कर दिया जाता है असेंबली के द्वारा बट पेंडिंग होता है काउंसिल में वो लैप्स हो जाता है, या जो कोई भी बिल पेंडिंग होता है काउंसिल में बट पास नहीं कराया जाता है असेंबली के द्वारा वो लैप्स नहीं होता है। जो कोई भी बिल पास कर दिया जाता है असेंबली के द्वारा यूनिकैमुलर स्टेट में और पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा इन बाई कैमुलर स्टेट, बट पेंडिंग होता है गवर्नर के असेंट के लिए या प्रेसिडेंट की, तो वो लैप्स नहीं होता है। या कोई भी जो बिल है वो पास कर दिया जाता है असेंबली के द्वारा यूनिकैमुलर स्टेट के केस में, यह पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा बाई कैमुलर स्टेट के केस में, तो जो बट वो रिटर्न कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा रिकन्सिडरेशन के लिए हाउस के, तो वो लैप्स नहीं होता है। कोरम जो कि एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, मतलब एक तरीके से जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हाउस की, ठीक। इट इज़ 10 मेंबर, और या तो वो 10 मेंबर हो सकते हैं या 1/10 हो सकता है टोटल मेंबर्स का हाउस के, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी ग्रेटर होगा वो देखा जाएगा। इफ़ कोई भी कोरम नहीं होता ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस, तो ये ड्यूटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, या तो वो एडजन कर सकता है उसको, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग जब तक कि कोरम ना मीट करें। वोटिंग इन हाउस जितने भी मैटर्स होते हैं एट एनी सिटिंग आइदर हाउस वो डिसाइड करे जाते हैं बाई मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर, जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूड करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ओनली अ फ्यू मैटर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली मैंशनड होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि लाइक रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड शॉन, जिसमें रिक्वायर होती है स्पेशल मेजोरिटी ना कि ऑर्डिनरी मेजोरिटी, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो स्पीकर है इन केस ऑफ असेंबली, और जो चेयरमैन इन केस ऑफ काउंसिल, और जो पर्सन है, ठीक, वो वोट नहीं करता इन द फर्स्ट इंस्टांस बट वो एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ठीक। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है कि इसके फेवर में भी इतने आ जाते हैं, फेवर में मतलब अगेंस्ट में और फेवर में दोनों बराबर बराबर हो जाता है, तो स्पीकर अपना फिर उसमें वो वोट देता है। लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने डिक्लेयर करी है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज ट्रांजिट करेगी बिजनेस होगा उसी लैंग्वेज में स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी कि दोनों में ही होता है। हाउएवर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो परमिट कर सकता है मेंबर को कि वो एड्रेस कर सकता है हाउस को अपनी मदर टंग में। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज है कि वो डिसाइड कर सकती है कि उसको कंटिन्यू किस में करना है या डिसकंटिन्यू किस में करना है। इंग्लिश एज अ फ्लोर लैंग्वेज जैसी कंप्लीशन हो जाए 15 ईयर्स का, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ है 1965 से, तो इन केस ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा ये जो लिमिट है वो 25 ईयर्स की, एंड डेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम की ये 40 ईयर्स की है, लेकिन ये अभी तक भी कंटिन्यू है क्योंकि वही ये रिन्यूअल चलता रहता है।
राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, यानी कि इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ द हाउस, तो जो हर एक मेंबर है, हर एक जो मिनिस्टर एंड जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, उसके पास राइट टू स्पीक एंड वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में आइदर हाउस की, एनी ऑफ इट्स कमेटी ऑफ जिसमें ऑफ विच ही इज़ नेम्ड अ मेंबर, यानी कि जिस कमेटी में मेंबर हो उसमें वो वोट कर सकता है विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि अगर कोई मेंबर भी नहीं है किसी एक कमेटी में तो उसमें अपना वो पक्ष रख सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट तो वही करेगा ना जो उस कमेटी का मेंबर है। देयरफॉर दो रीजन है अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। पहला कि जो मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स में हाउस की ऑफ विच ही इज़ नॉट मेंबर। अगर वो असेंबली का मेंबर है तो काउंसिल में भी जाके बैठ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। सेम जो मिनिस्टर है जो कि मेंबर नहीं है इधर हाउस का, वो पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग में। मतलब जस्ट लाइक जो कोई मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं है दोनों सदनों में से किसी का, बट वो पार्टिसिपेट कर सकता है दोनों सदनों में अगर चाहे तो। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो इस ऑर्डिनरी बिल अगर देखेंगे तो ये जो बिल है वो ओरिजिनेट होता है, बिल जो कि ओरिजिनेट होता है इन द हाउस, तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो ओरिजिनेट होता है इन आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि किसी भी सदन में आ सकता है जो कोई भी बिल है। और ये जो बिल है इंट्रोड्यूस करा जाता है बाय मिनिस्टर और किसी मेंबर के द्वारा। ये जो बिल है वो पास होता है थ्रू द 3 स्टेज इन द ओरिजिनेटिंग हाउस। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है। और जैसे ही जो बिल है वो पास कर दिया जाता है ओरिजिनेटिंग हाउस के थ्रू, तो वो ट्रांसमिट होता है सेकंड हाउस में कंसिडरेशन के लिए एंड पासेस के लिए। और जो बिल है वो डीम टू है वो पास कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू ओनली जिस टाइम पे जो दोनों सदन वो एग्री हो जाते हैं आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट। इन केस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, तो बिल है वो पास कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, जो कि सेंट होता है डायरेक्टली टू द गवर्नर फॉर इज असेंट। बिल जो होता है सेकंड हाउस में अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में जो बिल है वो पास होता है थ्रू ऑल 3 स्टेजेस, और जो कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जिस टाइम पे जो बिल है वो पास कर दिया जाता है स्टेट असेंबली के द्वारा एंड ट्रांसमिट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो बाद में जो 4 ऑल्टरनेटिव होते हैं इनके सामने, या तो वो पास कर सकते हैं बिल को जो कि सेंड करा गया है असेंबली के द्वारा विदाउट अमेंडमेंट के, या वो क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं बिल को विद अमेंडमेंट, या रिटर्न कर सकते हैं असेंबली को रिकन्सिडरेशन के लिए, या रिजेक्ट कर सकते हैं बिल को ऑल टुगेदर, या कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, बिल को पेंडिंग रखा जा सकता है। इफ जो काउंसिल है वो पास कर देती है बिल को विदाउट अमेंडमेंट और असेंबली एक्सेप्ट कर लेती है अमेंडमेंट जो कि सजेस्ट करे गए काउंसिल के द्वारा, तो बिल है वो पास मान लिया इज टीम टू बी हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेस। एंड फिर वो बाद में सेम सेंड करा जाता है गवर्नर को उसके सेंड के लिए। ऑन द अदर हैंड इफ जो असेंबली है वो रिजेक्ट कर देती है अमेंडमेंट जो कि सजेस्ट करे गए काउंसिल के द्वारा, ये काउंसिल रिजेक्ट कर देती है, या जो काउंसिल है वो रिजेक्ट कर देती है बिल को ऑल टुगेदर, और जो काउंसिल उस पर एक्शन नहीं लेती है फॉर 3 मंथ, तो जो असेंबली वो पास कर सकती है बिल को अगेन एंड ट्रांसमिट करती है सेम टू द काउंसिल। इफ़ जो काउंसिल है वो रिजेक्ट कर देती है बिल को अगेन और पजेस एंड पास कर देती है बिल को विद अमेंडमेंट जो कि नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली, और जो कि डज नॉट पास द बिल विद इन 1 मंथ, तो जो बिल है वो पास मान लिया जाता है दोनों से। देन बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस इन द फॉर्म जिसमें वो पास करा जाएगा असेंबली के द्वारा फॉर द सेकेंड टाइम। देयरफॉर जो अल्टीमेट पावर है पास करने की बिल एक ऑर्डिनरी बिल को, वो किसके हाथ में, वो असेंबली के हाथ में। एट मोस्ट अगर देखा जाए तो जो काउंसिल है वो डिटेन कर सकती है और डिले कर सकती है बिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ या 3 मंथ फर्स्ट इंस्टांस में, एंड 1 महीने के लिए डिले कर सकते हैं सेकेंड इंस्टांस में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है मतलब प्रोवाइड नहीं करता कोई भी एक मैकेनिज्म जॉइंट सेटिंग का दोनों सदनों को रिजॉल्व करने के लिए डिसएग्रीमेंट दोनों हाउसेस को ओवर अ बिल। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा जॉइंट सेटिंग का लोकसभा और राज्यसभा के केस में, ठीक अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है दोनों सदनों के बीच में किसी ऑर्डिनरी बिल को लेके। मोर ओवर जिस टाइम पे जो बिल है वो ओरिजिनेट होता है इन द काउंसिल, वो सेंड करा जाता है असेंबली के लिए, तो वो रिजेक्ट करा जा सकता है असेंबली के द्वारा, और जो बिल है फिर वो एंड हो जाता है और उसका डेड मान लिया जाता है। और ये जो काउंसिल है इसमें अगर आप देखेंगे उसको काफ़ी ज़्यादा लेसर सिग्निफिकेंस इन पोजीशन एंड अथॉरिटी देन डेट ऑफ राज्यसभा एट द सेंटर। असेंट ऑफ द गवर्नर अगर देखा जाए तो जो हर एक बिल है आफ्टर जैसे ही वो पास हो जाता है असेंबली के द्वारा या दोनों सदनों के द्वारा इन केस ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर, तो प्रेजेंट होता है गवर्नर के लिए फॉर इज असेंट। तो 4 अल्टरनेटिव होते हैं गवर्नर के पास में, या तो वो असेंट दे सकता है, या तो विदहोल्ड करके रख सकता है, या रिकन्सिडरेशन के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, या रिजर्व करके रख सकता है बिल को प्रेसिडेंट के। इफ जो गवर्नर है वो असेंट दे देता है बिल को, तो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है एंड
और वो प्लेस कर दिया जाता है स्टैच्यूट बुक में। जो गवर्नर है वो विद होल्ड करके रख लेता है और वो असेंड नहीं देता है बिल को, तो जो बिल है वो एंड हो जाता है, वो फिर कभी एक्ट नहीं बन पाता है। जो गवर्नर वो रिटर्न कर देता है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए, तो जो बिल है वो पास कर दिया जाता है सदन के द्वारा दोनों हाउसेस का अगेन, तो विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेजेंट होता है गवर्नर को फॉर असेंट। और जो गवर्नर है उसको फिर असेंट देनी ही पड़ती है, और जो गवर्नर है वो एंजॉय करता है एक्सपेंसिव वीटो, और जो पोजीशन है वो सेम है इस केस में जैसा सेंट्रल लेवल पर आपको देखने को मिलती है। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिस टाइम पर जो बिल है वो रिजर्व करके रखा जाता है गवर्नर के द्वारा कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की, तो जो प्रेसिडेंट है वो या तो उस पर असेंट दे सकता है, बिल को विद होल्ड करके रख सकता है, ठीक, ये रिटर्न कर सकता है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और जिस टाइम पे जो बिल है वो रिटर्न कर दिया जाता है, तो जो हाउस है वो रिकन्सिडर करते हैं इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। और जो बिल है फिर प्रेजेंट होता है अगेन टू द प्रेसिडेंशियल असेंट आफ्टर, जैसे ही वो पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, चाहे वो अमेंडमेंट के थ्रू पास हो या उसमें अमेंडमेंट ना करें। तो ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वेदर इट इज़ ऑब्लिगेटरी किस पे, प्रेसिडेंट पे, कि वो उसको असाइन देंगे बिल को या नहीं। मनी बिल अगर देखा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले डाउन करे उसने कुछ स्पेशल प्रोविज़न पास करने के लिए मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में। जैसे मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली, एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। जो हर एक बिल है वो कंसिडर कर जाएगा गवर्नमेंट विल एंड कैन इंट्रोड्यूस कर जाएगा ओनली बाय मिनिस्टर। जैसे ही जो मनी बिल है वो पास कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, तो ये ट्रांसमिट होता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इट्स कंसिडरेशन। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो उसके रेस्ट्रिक्टेड पावर देखने को मिलती है विद रिगार्ड टू मनी बिल। रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता मनी बिल को, ये ओनली बना सकता है रिकमेंडेशन एंड मस्ट रिटर्न बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 days। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो इधर एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है ऑल और एनी रिकमेंडेशन और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इफ़ जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो एक्सेप्ट करती है कोई भी रिकमेंडेशन, तो जो बिल है is then deemed to have been passed by both the houses in the modified form। if the legislative assembly है वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी रिकमेंडेशन, तो जो बिल है is then deemed to have been passed by both the houses in the फॉर्म ओरिजिनली, जो कि पास कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा विदाउट एनी चेंज। इफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रिटर्न नहीं करती है बिल को टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 days, तो जो बिल है वो पास होना चाहिए बाय बोथ द हाउसेज एट द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनली पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। दस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके पास काफ़ी पावर है देन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद रिगार्ड टू मनी बिल। एट द मोस्ट तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो डिटेन करता है, ये डिले कर सकता है मनी बिल को फॉर अ पीरियड ऑफ 14 days। फाइनली जिस टाइम पे जो मनी बिल है वो प्रेजेंट होता है टू द गवर्नर, तो वो इधर वो अपनी असेंट दे सकता है, विद होल्ड रख सकता है, रिजर्व कर सकता है बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए, बट वो रिटर्न नहीं कर सकता फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नॉर्मली जो गवर्नर है वो असेंट देता है मनी बिल को एज इट, जो कि इंट्रोड्यूस करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में विद इज प्रायर परमिशन। जिस टाइम पे जो मनी बिल है वो रिजर्व कर दिया जाता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट है वो इधर वो असेंट दे सकता है बिल को या विद होल्ड करके रख सकता है हिज असेंट टू द बिल, बट वो रिटर्न नहीं कर सकता बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक। कंपेयरिंग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हम कंपेयर करके देखें विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, तो पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी बिल, तो ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है किसी भी सदन में, ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है किसी भी सदन में, ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ये इंट्रोड्यूस करा जा सकता है इस केस में भी सेम मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा। और ये पास होना चाहिए थ्रू फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग। इफ़ अगर वो पास हो जाता है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग इन द ओरिजिनेटिंग हाउस, ये पास होना चाहिए फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग इन द ओरिजिनेटिंग हाउस। इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन, ये पास करा जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा ओनली व्हेन, जिस टाइम पर जो दोनों सदन हैं वो एग्री होते हैं आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट, ये वही है सेम, ठीक। जिस टाइम पर दोनों सदन एग्री होते हैं यानी कि दोनों में सेम है। और अगर डेड लॉक हो जाता है पार्लियामेंट वाले केस में, मतलब जस्ट लाइक दो हाउसेस के बीच में, तो जो सेकंड हाउस है आफ्टर रिसीविंग अ बिल पास्ड बाय द फर्स्ट हाउस, तो वो रिजेक्ट कर देता है बिल को, ये प्रपोज कर सकता है कोई भी एक अमेंडमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है टू द फर्स्ट हाउस, और डज नॉट पास द बिल विद इन 6 मंथ। तो जो डेड लॉक होता है बिटवीन टू हाउस वो टेक प्लेस होता है जिस टाइम पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है आफ्टर रिसीविंग अ बिल वो पास कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ये रिजेक्ट कर देते हैं बिल या प्रपोज अमेंडमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और डज नॉट पास द बिल विद इन 3 मंथ।
तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक मैकेनिज्म जॉइंट सिटिंग का इस केस में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा जॉइंट सिटिंग वाला मैकेनिज्म नहीं है स्टेट में। ठीक, जो लोकसभा है वो ओवरराइड नहीं कर सकते राज्यसभा को बाय पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा। जो जॉइंट सिटिंग है ये ओनली वे रिजॉल्व करने का डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ओवरराइड करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर पास करके बिल को फॉर द सेकंड टाइम एंड नॉट वाइस वर्सा। और जिस टाइम पे जो असेंबली है वो जिस टाइम पे जो बिल है वो पास कर दिया जाता है असेंबली के द्वारा फॉर द सेकंड टाइम एंड ट्रांसमिट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो रिजेक्ट कर देता है बिल को अगेन और प्रपोज करता है अमेंडमेंट जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और डज नॉट पास द बिल विद इन 1 month, देन जो बिल है डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस इन द फॉर्म in which it was passed by the legislative assembly for the second time। ये जो मैकेनिज्म है जॉइंट सिटिंग का ही रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक जो कि अप्लाई होता है, जो कि बिल अप्लाई टू अ बिल जिस टाइम पर ओरिजिनेट होता है लोकसभा में राज्यसभा में जो जॉइंट सिटिंग है वो समन नहीं करी जाती प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो बिल है वो एंड हो जाता है और बिकम डेड। और ये जो मैकेनिज्म पास करने का बिल सेकंड टाइम फॉर द सेकंड टाइम रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक वो अप्लाइज होता है टू अ बिल जो कि ओरिजिनेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में ओनली। और जिस टाइम पे जो बिल है वो ओरिजिनेट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंड कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो और वो रिजेक्ट हो जाता है तो जो बिल है वो एंड हो जाता है, यानी कि एक तरीके से डेड हो जाता है। ठीक, मनी बिल के रिगार्डिंग में अगर देखेंगे तो ये इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में ओनली, ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये इंट्रोड्यूस होता है किसकी रिकमेंडेशन पे, ये प्रेसिडेंट की। इसमें अगर देखेंगे तो ये किसकी रिकमेंडेशन पे, गवर्नर की। इंट्रोड्यूस करा जाता है मिनिस्टर के द्वारा, ना कि प्राइवेट मेंबर। सेम यहाँ पे प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता, ये रिजेक्ट करा जा सकता है और मतलब ये रिजेक्ट और अमेंड नहीं करा जा सकता राज्यसभा के द्वारा, ये रिटर्न करा जा सकता है लोकसभा को। और बट 14 दिन के अंदर में मतलब ये रिटर्न हो सकता है लोकसभा को और विद इन 14 days आइदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। सेम यही है कि रिकमेंडेशन के साथ या वैसे भी कर सकते हैं विद इन 14 days, बट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और अमेंड नहीं करा जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन अब लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा जो अब इधर एक्सेप्ट कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है रिकमेंडेशन, सेम इसमें एक्सेप्ट कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है रिकमेंडेशन लेजिस्लेटिव असेंबली। और इफ़ जो लोकसभा है वो एक्सेप्ट कर लेती है रिकमेंडेशन तो बिल है उसको पास मान लिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। और सेम इसमें होता है स्टेट में, इफ़ जो लोकसभा है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी रिकमेंडेशन, तो जो बिल है is then deemed to have been passed by the both houses in the form originally passed by the Lok Sabha without any change। ठीक, मतलब वही है कि अगर वो रिकमेंडेशन नहीं मानती है तो जैसे वो पहले इंट्रोड्यूस करा गया था बिल तो उसी फॉर्म में उसको पास कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही इस केस में होता है स्टेट के। राज्यसभा वही है कि 14 दिन के अंदर उसको उस पर एक्शन लेना होता है और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाता है 14 दिन का पीरियड तो उसको पास मान लिया जाता है, सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल के केस में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी प्रोवाइड नहीं करता रिजोल्यूशन एक डेड लॉक का, मतलब कि जॉइंट सिटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इसमें भी ऐसे कोई जॉइंट सिटिंग जैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक, पोजीशन क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है काउंसिल की अगर कंपेयर करा जाए लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ वो दो एंगल से पढ़ी जा सकती है। पहले स्पेयर जिसमें जो काउंसिल है वो इक्वल है टू द असेंबली। सेकंड की जिस स्फेयर में जो काउंसिल है वो अनइक्वल है टू द असेंबली। इक्वल किस किस केस में असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जिस टाइम पे इंट्रोडक्शन होता है पैसा हो जाता है कोई भी ऑर्डिनरी बिल का, ओवर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट हो जाता है दोनों केसेस में तो जो बिल है असेंबली की वो प्रिवेल करती है ओवर द हेड ऑफ काउंसिल। और जो अप्रूवल है ऑर्डिनेंस को भी इशू करा जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक, और जो सिलेक्शन होता है मिनिस्टर का इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है। हाउएवर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली टू द असेंबली। ठीक, अगर मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो तब भी असेंबली को रेस्पॉन्सिबल होगा। कंसिडरेशन अगर करा जाए रिपोर्ट का टू द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और एनलार्जमेंट होता है जुरिस्डिक्शन का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनलार्जमेंट करना हो जुरिस्डिक्शन का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। अनइक्वल किस केसेस में होता है, मनी बिल के केसेस में, क्योंकि जो इंट्रोड्यूस होता है असेंबली में ही होता है ना कि काउंसिल में। ये जो काउंसिल है वो अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकते मनी बिल को, ये रिटर्न कर सकते बिल को विद इन 14 days
रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट रिकमेंडेशन जो बिल है, इफ़ अगर आइदर एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, दोनों के सदनों में जो मनी बिल है वो पास मान लिया जाता है फिर दोनों हाउसेस के द्वारा। ठीक, जो फाइनल पावर है डिसाइड करने की कि कोई जो मनी बिल है वो किसके हाथ में है, वो स्पीकर के हाथ में है, असेंबली के, लेजिस्लेटिव। जो फाइनल पावर है पास करने की ऑर्डिनरी बिल के, वो किसके हाथ में, असेंबली के द्वारा। एट मोस्ट जो काउंसिल है वो डिटेन कर सकती है, डिले कर सकती है बिल को पीरियड फॉर ऑफ 4 मंथ या 3 मंथ इन द फर्स्ट इंस्टांस एंड 1 मंथ इन द सेकंड इंस्टांस। दूसरे शब्दों में जो काउंसिल है वो नॉट इवन ए रिवाइजिंग बॉडी लाइक द राज्यसभा, ये ओनली एक डायलेक्ट्री चैम्बर है, एक एडवाइजरी बॉडी है। जो काउंसिल है वो ओनली डिस्कस कर सकता है बजट को, बट कैन वो वोट नहीं कर सकता ऑन द डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट, जो कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है असेंबली का। जो काउंसिल है वो रिमूव नहीं कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक पास करके नो कॉन्फिडेंस मोशन को, बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होता है ओनली टू द असेंबली। बट जो काउंसिल है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं पॉलिसीज को, एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट की। और जिस टाइम पे जो ऑर्डिनरी बिल है वो ओरिजिनेट होता है काउंसिल के अंदर में एंड सेंट होता है असेंबली के लिए, तो वो रिजेक्ट करा जा सकता है असेंबली के द्वारा। जो बिल है फिर वो एंड हो जाता है और उसको डेड मान लिया जाता है। और जो काउंसिल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। और जो काउंसिल है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको कोई भी मतलब ऐसे नहीं सुनी जाती है रेटिफिकेशन करने में कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इन दिस रेस्पेक्ट ऑल्सो द विल है असेंबली की वो प्रिवेल करती है ओवर डेट ऑफ काउंसिल। जो फाइनली जो वेरी एग्जिस्टेंस है काउंसिल को डिपेंड करता है द विल ऑफ द असेंबली, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और जो काउंसिल है वो एबोलिश करी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द असेंबली। फ्रॉम द अबव ये क्लियर हो जाता है कि जो पोजीशन है जो काउंसिल है, काउंसिल की असेंबली के रेस्पेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा वीकर है अगर पोजीशन देखी जाए राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा के साथ। राज्यसभा जो इक्वल पावर है विद द लोकसभा इन ऑल स्पेयर एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर को छोड़कर विद रिगार्ड टू द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो काउंसिल है वो सबऑर्डिनेट है असेंबली के सारे रेस्पेक्ट में। और थस जो प्रीडोमिनेंस है असेंबली का वो ओवर द काउंसिल वो फुल्ली स्टेब्लिश्ड है। इवन जो बोथ द काउंसिल एंड जो राज्यसभा वो सेकंड चैम्बर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको हैज़ गिवन द काउंसिल मच लेसर इम्पोर्टेंस देन द राज्यसभा। वो किस वजह से क्यों दी है इस तरीके की पावर, यानी कि वो लेसर इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो राज्यसभा यार मतलब राज्यसभा के साथ अगर कंपेयर करें काउंसिल को तो काउंसिल को थोड़ा सा कम प्रिविलेज है। तो राज्यसभा जो है वो कंसिस्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स का एंड रिफ्लेक्ट करता है फेडरल एलिमेंट पॉलिटी का। ठीक, तो ये मेंटेन करता है एक फेडरल इक्विलिब्रियम प्रोटेक्ट करके इंटरेस्ट स्टेट का अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। देयरफॉर ये एक क्या है, देयरफॉर इट हैज़ टू बी एन इफेक्टिव रिवाइजिंग बॉडी एंड ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं है और डायरेक्टरी बॉडी नहीं है जैसे कि काउंसिल है। ऑन द अदर हैंड जो इशू फेडरल सिग्निफिकेंस का डज नॉट अराइज इन केस ऑफ अ काउंसिल। टेक जो काउंसिल है वो हेट्रोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूट होती है और ये रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट इंटरेस्ट एंड कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट इलेक्टेड मेंबर्स को इंक्लूड करती है सब नॉमिनेटेड मेंबर्स को। और ये इट इज़ वेरी कंपोजिशन मेक इट्स पोजीशन वीक एंड रिड्यूस कर देता है उसके यूटिलिटी एज एन इफेक्टिव रिवाइजिंग बॉडी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राज्यसभा वो होमोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड है, रिप्रेजेंट करती है ओनली स्टेट एंड कंसिस्ट करती है किसको ऑफ मेनली इलेक्टेड मेंबर्स को। ओनली 12 आउट ऑफ 250 आर नॉमिनेटेड। जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द काउंसिल इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और जो काउंसिल है वो ईल्ड टू द असेंबली जो कि एक पॉपुलर हाउस है। और ये जो पैटर्न है रिलेशनशिप का दोनों सदनों के बीच में स्टेट लेजिस्लेचर का अडॉप्ट करा गया था ब्रिटिश मॉडल से। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यानी कि जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस वो अपोज कैन नॉट अपोज एंड ऑब्स्ट्रक्ट करता है हाउस ऑफ कॉमन्स को, लोअर हाउस को। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो ओनली एक डायलेक्ट्री चैम्बर है और ये डिले नहीं कर सकता। इट कैन मतलब ये डिले कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मनी बिल को रख सकता है ओनली फॉर 1 मंथ। कीपिंग इन इट व्यू इट्स वीक पावरलेस एंड इनसिग्निफिकेंट पोजीशन। रोल जो क्रिटिक्स है उन्हें डिस्क्राइब करा जो काउंसिल है वो एज अ सेकेंडरी चैम्बर है। एंड अगर देखा जाए तो ये कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी है, वाइट एलिफेंट है। ये जो क्रिटिक्स है ये मतलब उनका ओपिनियन क्या कहता है, जो काउंसिल है वो सर्व करती है एज अ रेफ्यूजी उनके लिए जो कि डिफीट हो जाते हैं असेंबली इलेक्शन में। ये इनेबल करती है अनपॉपुलर रिजेक्टेड एंड एम्बिशियस पॉलिटिशियंस को कि वो ऑक्यूपाई करें पोस्ट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर और अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन। इवन तो जो काउंसिल है उसको काफ़ी ज़्यादा कम पावर दी गई है एज कम्पेयर्ड विद द असेंबली। इसकी जो यूटिलिटी सपोर्ट होती है इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स।
ये चेक करता है हेस्टी, डिफेक्टिव, केयरलेस एंड इल कंसिडर लेजिस्लेशन जो कि बनाई जाती है असेंबली के द्वारा एक बाय मेकिंग अ प्रोविजन फॉर रिवीजन एंड थॉट। ये फैसिलिटेट करता है रिप्रेजेंटेशन एमिनेंट प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट की, जिनको जो हु कैन नॉट फेस डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब जो डायरेक्ट इलेक्शन फेस नहीं करना चाहते और जो गवर्नर नॉमिनेट करता है। 1/6 मेंबर ऑफ द काउंसिल प्रोवाइड करने के लिए रिप्रेजेंटेशन टू सच पीपल। प्रिविलेजेस क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के अगर देखे जाए तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस की अगर बात करी जाए तो भाई साहब इसमें ये कि पब्लिश कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह डिबेट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं। राइट टू प्रोहिबिट है फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम, यानी कि वो उनको ऊपर भाई वो पब्लिश करें नहीं करें। ये एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर को प्रोसीडिंग से। होल्ड करते हैं सीक्रेट सेटिंग डिस्कस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैटर। रूल बना सकता है रेगुलेट करने के लिए ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट करने के लिए बिजनेस एंड एजुकेट करने के लिए अपॉन सच मैटर्स। और ये पनिश कर सकते हैं मेंबर को एज वेल एज आउटसाइडर को ब्रीच करने के लिए प्रिविलेजेस को, और इट्स कंटेम्प्ट बाय रेप्रीमेंड, एडोमिनेशन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक, इसके पास राइट है कि वो रिसीव कर सकता है एक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस एंड सेंड कर सकते हैं फॉर अ रिलेवेंट पेपर एंड रिकॉर्ड्स। जो कोर्ट्स है वो प्रोहिबिट है इंक्वायर कर सकते टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस और इट्स कमेटी। कोई भी जो पर्सन है इधर हाउस का या आउटसाइडर वो कैन बी अरेस्टेड। नो पर्सन कैन बी अरेस्ट, यानी कि किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करा जा सकता है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है जिस टाइम पे वो हाउस चल रहा हो बिना परमिशन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के। और जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं क्या है कि ये अरेस्ट नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जब तक और उनको मतलब 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सदन के। ठीक है, ओनली इन क्रिमिनल केस, ओनली इन सिविल केसेस में दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में उनको ये प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोर्ट में उनको समन नहीं कराया जा सकता है फॉर एनीथिंग, चाहे उन्होंने किस बिल पे वोट दिया हो नहीं दिया हो। कल को कोर्ट में जाकर उनको ये थोड़ी बोला जा सकता है अरे तुमने तो इस पर वोट दिया था, ऐसे नहीं हो सकता। ये एग्जाम्प्टेड है फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज, ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं टू गिव एविडेंस एंड अपीयर होने के लिए एज अ विटनेस इन केस, अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में जिस टाइम पे जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में। स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2019 के अकॉर्डिंग, तो इसमें इसको सीधा सीधा बताता रहूँगा। जो ज़्यादा है सीट्स वो असेंबली की सीट है, जो कम होंगी वो काउंसिल की होंगी। आंध्र प्रदेश में 175, 58, अरुणाचल प्रदेश 60, यानी कि जिसमें मैं नहीं बताऊँगा काउंसिल की, यानी कि उसमें काउंसिल नहीं है। असम में 126, बिहार में 243, 75, छत्तीसगढ़ 90, गोवा 40, गुजरात 182, हरियाणा 90, हिमाचल प्रदेश 68, झारखंड 81, कर्नाटक 224, 75, केरला 140, मध्य प्रदेश 230, महाराष्ट्र 288, 78, मणिपुर 60, मेघालय 60, मिजोरम 40, नागालैंड 60, ओडिशा 147, पंजाब 17, राजस्थान 200, सिक्किम 32, तमिलनाडु 234, तेलंगाना 119, 40, त्रिपुरा 60, उत्तराखंड 70, उत्तर प्रदेश 403 और 100, वेस्ट बंगाल 294, दिल्ली 70, पुडुचेरी 30, जम्मू एंड कश्मीर 83। स्टेट्स रिजर्व जो सीट्स जो कि रिजर्व्ड है SC एंड ST के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली में देखो इधर वाला जो है SC यानी कि C पहला आता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, और बाद में जो बताऊंगा शेड्यूल ट्राइब यानी कि T बाद में आता है, समझ लो। अरुणाचल प्रदेश में टोटल में से 29/7, अरुणाचल प्रदेश में 59 है सिर्फ ST के लिए, असम में 8 और 16, बिहार में 38 और 2, छत्तीसगढ़ में 10 और 29, गोवा में 1 और इस ST की सीट नहीं है गोवा में, गुजरात में 13 और 27, हरियाणा में 17, ST की कोई सीट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में 17 और 3, झारखंड में 9 और 28, कर्नाटक में 36 और 15, केरला में 14 और 2, मध्य प्रदेश में 35 और 47, महाराष्ट्र में 29 और 25, मणिपुर में 1 और 19, मेघालय में SC की नहीं है, ST की 55, मिजोरम में SC की नहीं है, ST की 38, नागालैंड में SC की नहीं है, ST की 59, उड़ीसा 24, 33, पंजाब में 34, ST की नहीं है, राजस्थान में 34, 25, सिक्किम में 2, 12, तमिलनाडु में 44 और 2, तेलंगाना में 19 और 12, त्रिपुरा में 10 और 20, उत्तराखंड में 13 और 2, उत्तर प्रदेश में 85, शेड्यूल ट्राइब की नहीं है, वेस्ट बंगाल 68 और 16, यूनियन टेरिटरी दिल्ली 12, ST की नहीं है, पुडुचेरी 5, ST की नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर 6, ST की नहीं है।
अब ये आर्टिकल्स आप देख लेना, ये मतलब जो आर्टिकल्स हैं सीधे ये तो आपको पता भी होने चाहिए, याद रख लेना थोड़े बहुत, अगर याद रखे जाए तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेन कॉमन याद रख लेना, ठीक। ये मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे हैं, वरना तो मैं इनको खुद भी पढ़ देता, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये सिमिलर हैं यार, वैसे ही जैसे पार्लियामेंट के हैं ना, सेम वैसे ही सिमिलर हैं ये। ओके, तो वीडियो पॉज करके आप इनको पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। याद रखे जाते हैं रखना, नहीं रखे जाते हैं ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हर एक आर्टिकल थोड़ी ध्यान रख सकते हो आप भी, मेन है वो ध्यान रख लेना। ओके, तो चलिए, ये जो है आर्टिकल्स वाला तो सेक्शन आपका पूरा होता है। कोई भी लॉ जो कि बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्ट बंगाल ने बना रखा है, पंजाब ने जैसे बनाया था एबोल्यूशन करने के लिए, वेस्ट बंगाल ने एबोल्यूशन करने के लिए बनाया था, मतलब वही एबोल्यूशन और क्रिएशन होता रहता है ना काउंसिल का, तो बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो चैप्टर ये फिनिश होता है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जाके, जीएस के सब्जेक्ट मैंने कवर कर रखे हैं, सी सेट मैंने कवर कर रखे हैं। तो बाय एवरीवन, टेक केयर।